सब्जेक्ट में लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी गुप्त तरीके से। आप जानना चाहेंगे आखिर ये विषय ऐसा है क्या? तो मैं बात कर रही हूँ वाइफ स्वैपिंग। 7 फेरे लेने के बाद सब कुछ ठीक है, सब पाक साफ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पति पत्नी हैं तो आप कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वाइफ स्वैपिंग एक ऐसा विषय है जिसे समझने की जरूरत है। हम बात करें उन औरतों की जिनके पति ने उनकी कीमत लगाए बगैर उन्हें जिस्म की मंडी में ले जाकर बेचा नहीं है, बदल दी है। कि वाइफ स्वैपिंग हमारे समाज में एक बहुत गंदी दीमक की तरह है, जिसे कोई स्वीकार करे या ना करे। आप अवॉइड कर दीजिए, आपके घर में दीमक लगती है, आप पड़े रहने दीजिए, लेकिन वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये अर्बन में था और अर्बन का ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके रूरल में चला गया। हल्द्वानी, मेरठ, रोहतक, अलवर, सोनीपत, ये तमाम लोकेशंस हैं। आप सोचेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छी चीज नहीं होगी, शायद समाज उसे एक्सेप्ट ना करे, पर जहां आप गांव में चले जाएंगे तो अब ये चीजें धीरे धीरे करके इतनी ओपन हो चुकी हैं कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये लोग प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाते हैं, वैश्यावृत्ति नहीं करना चाहते, वो गंदी चीज है, डर्टी है। इनको क्या चाहिए? एक अच्छे खानदानी घर की औरत। आज जेफरी एप्स्टीन का नाम सुन के लोग बहुत चक्के हो रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, आपके हर गली मोहल्ले में जेफरी एप्स्टीन घूम रहा है। शादी एक रिश्ता है या समझौता? आज के आधुनिक समाज में लोगों की जो सोच है वो दिन पर दिन बदलती हुई नजर आ रही है। आज के पॉडकास्ट में मैं अनुपमा मिश्रा आपके सामने ऐसे विषय के साथ आई हूं जो एक बहुत सस्पेंस भरा हुआ है। जी हां, इस सब्जेक्ट में लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी गुप्त तरीके से। इसीलिए इस मंच पर मैं ये जो विषय लेकर आई हूं, आप जानना चाहेंगे आखिर ये विषय ऐसा है क्या? तो मैं बात कर रही हूं वाइफ स्वैपिंग की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, जिनको नहीं पता होगा ये वाइफ स्वैपिंग क्या है, वो जानने के इच्छुक होंगे, और जिनको पता होगा वो ये सोच रहे होंगे कि इस मंच से आखिर ये टॉपिक लाया कैसे गया, कैसे चर्चा की शुरुआत होगी। तो बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट में, बारीकी से नजर बना कर रखिएगा, कहीं भी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें परत दर परत खुलने वाली है और खोलेंगी हमारे साथ जानी मानी पत्रकार विनीता यादव जी। तो विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जैसा कि अभी मैंने अपने दर्शकों से जिक्र किया, एक ऐसा विषय जो काफी सस्पेंस भरा हुआ है। हालांकि देखिए, ये वाइफ स्वैपिंग का जो हम शब्द लेकर आए हैं, कुछ लोग उससे अज्ञान हैं, कुछ लोग बहुत जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आपसे जानेंगे, क्योंकि इसकी जो चर्चा होती है वो हर कोई करना चाहता है। हालांकि एक कोने में कर लेता है, 1 to 1 तरीके से कर लेता है, लेकिन हम इस मंच से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं वाइफ स्वैपिंग कहाँ कहाँ से उसके लिंक जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं, आखिर कैसे ये वाइफ स्वैपिंग हमारे भारत देश में आई। क्योंकि देखिए विनीता जी, भारत देश हमारा हमेशा से संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो क्या नहीं लगता आपको कि ये वाइफ स्वैपिंग का जो शब्द है वो हमारे भारत और समाज को एक चुनौती दे रहा है? विनीता जी। अनुपमा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरी परिस्थितियां हैं जो हैं, वाइफ स्वैपिंग इस किताब जो मैंने लिखी है इसके ज़रिए लोगों के सामने निकल के आई है। चुनौती है इसीलिए किताब लिखी गई है, चुनौती है इसीलिए मेरे भी दिमाग की घंटी बजी थी कि दरअसल ये क्या हो रहा है सोसाइटी में। जी जी। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 7 फेरे लेने के बाद सब कुछ ठीक है, सब पाक साफ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पति पत्नी हैं तो आप कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं क्या जो आप कर रहे हैं? वाइफ स्वैपिंग एक ऐसा विषय है जिसे समझने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि हमने वाइफ स्वैपिंग के बारे में लिखा है तो मतलब वाइफ स्वैपिंग की बात करें। नहीं, हम बात करें उन औरतों की जिनके पति ने उनकी कीमत लगाए बगैर उन्हें जिस्म की मंडी में ले जाकर बेचा नहीं है, बदल दिया है, बदले में अपने लिए दूसरी औरत लेकर आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये समझकर चलिए कि वाइफ स्वैपिंग हमारे समाज में एक बहुत गंदी दीमक की तरह है, जिसे कोई स्वीकार करे या ना करे। आप अवॉइड कर दीजिए, आपके घर में दीमक लगती है, आप पड़े रहने दीजिए, लेकिन वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो 20 साल पहले मैंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो 20 साल के बाद में जिस दीमक को धीरे धीरे लोगों ने बढ़ने दिया है, वो इतनी हो गई है कि आपके घर की एक दीवार पर जहां पहले थी, अब वो पूरे घर को खा चुकी है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाइफ स्वैपिंग आज भी नहीं जानते।
20 साल पहले भी मैंने जब शब्द सुना था स्टोरी को करते हुए, तब मुझे भी पता चला था कि दरअसल है क्या, तब तक मुझे भी नहीं पता अर्बन था। विलेज में लोग वहां से आया हो, ये अर्बन में था और अर्बन का ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके रूरल में चला गया। जो मैंने शूट किया है वो रूरल एरियाज हैं, हल्द्वानी, मेरठ, रोहतक, अलवर, सोनीपत, ये तमाम लोकेशंस हैं। तो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली। ये मतलब मेट्रो सिटी में आप सोच सकते हैं होगा, आप सोच रहे होंगे देश के बाहर होता होगा, और फिर भी हमारे देश में अगर एंट्री कर ली है इसने, ये वाइफ स्वैपिंग ने, तो आप सोच रहे होंगे ये मेट्रो सिटी में होता होगा। नहीं, विनीता जी बता रही हैं कि ये गांवों गलियों तक में पहुंच गया। विनीता जी बिल्कुल गांव गलियों में पहुंच चुका है, और इतना पहुंच चुका है कि अब वहां के लोग जरा हेजिटेट नहीं करते हैं नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको ये लगता है कि आप शहर से ताल्लुक रखती हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी स्टाइल से जी रही हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत कंजर्वेटिव होगी। किस मामले में? कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं ये कपड़े पहनकर जाऊंगी, ये कपड़े नहीं पहन सकती। अगर मान लीजिए आपको क्राइम लोकेशन पे जाके कवर करना होगा तो आप सोचेंगे तरह की चीजें। आप सोचेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छी चीज नहीं होगी, शायद समाज उसे एक्सेप्ट ना करे। पर जहां आप गांव में चले जाएंगे तो अब ये चीजें धीरे धीरे करके इतनी ओपन हो चुकी हैं कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। आप कंजर्वेटिव हैं, क्यों, मैंने बुरा मत मानेगा, आप कंजर्वेटिव नहीं है, लेकिन इन लोगों के सामने आप कंजर्वेटिव है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो लोग हैं इनके ब्रॉड माइंड हो चुके हैं। कैसे आप मान लें कि रूरल में कोई आदमी उस खानदान का जो अपनी पत्नी की तरफ कोई नजर उठाए तो उसको मतलब मारने के लिए दौड़ेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ उल्टा है, ये उसे ले जा रहा है, उसे कन्विंस कर रहा है कि देखो तुम अंग्रेजी नहीं जानती हो, तुम स्टाइल से जीना नहीं जानती हो, ठीक है? तो तुम क्या करोगी कि तुम अब वाइफ स्वैपिंग करोगी मेरे साथ। क्यों करोगी? क्योंकि ये शहरों में नॉर्मल है। ऐसे करके वो गांव में अपनी पत्नी को समझाया, जबकि शहर में कितने लोग नहीं जानते वाइफ स्वैपिंग क्या है, बताइए मुझे। हम आप नहीं जानते थे, मतलब मैंने स्टोरी की तब तक मैं नहीं जानती थी, उसके बाद तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई इसके ऊपर, एक पूरा डॉक्यूमेंट है इस किताब में वाइफ स्वैपिंग पर। मतलब ये कह रही हैं आप कि आधुनिक ट्रेंड के चलना है लोगों को बस एक कड़ी में आधुनिक ट्रेंड के जरिए, तो इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। आधुनिक है, फिर क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसके धीरे धीरे रीजंस निकलने शुरू हो जाते हैं। पहला रीजन तो यह है कि वो मॉडर्न होना चाहते हैं। दूसरा रीजन ये उन्हें लगता है कि आदमियों को ये लगता है कि उनको भी एक मनोरंजन का और साधन मिल रहा है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद उन्हें शादी बोर लगने लगती है। उन्हें लगता है कि चलिए ठीक है एक बदलाव किया जाए। बदलाव किससे कर रहे हैं? ये लोग प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाते हैं, वैश्यावृत्ति नहीं करना चाहते, वो गंदी चीज़ है, डर्टी है वो उनके लिए। इनको क्या चाहिए? एक अच्छे खानदानी घर की औरत, बदले में अपने खानदान की औरत सामने दे देंगे दूसरे आदमी को। प्रोस्टिट्यूट पर उंगली उठा रहे हैं जबकि वो अपना काम कर रही हैं, वो अपना घर पाल रही हैं। ये तो प्रोस्टिट्यूट की बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन के साथ स्वैप नहीं करना है, हमें वेजिटेरियन के साथ करना है। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे जैसे लड़की के लिए शादी के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं ना, इस तरह का मैट्रिमोनी चॉइस है इनका। तो इसमें वाइफ की चॉइस होती है या हस्बैंड की चॉइस होती है? और अगर हस्बैंड की सिर्फ चॉइस होती है तो उस समय वाइफ कैसे फील कर रही होती हैं? ये जो पत्नियां हैं, जब 20 साल पहले मैंने शूट किया था तब ये पत्नियां नहीं जानती थी वाइफ स्वैपिंग क्या है। इनके हस्बैंड बाहर लोगों से मिले, उन्हें पता लगा, उन्होंने आके अपनी पत्नी को कन्विंस किया, तैयार हो गई तो उन्होंने स्वैप किया। इसलिए ये हस्बैंड स्वैपिंग, ये वाइफ स्वैपिंग है, हस्बैंड स्वैपिंग नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को स्वैप कर रहे हैं इसमें, वो बदल रहे हैं बीवियों को। बीवियां पति नहीं बदल रही हैं ना, लेकिन पार्टनर बदले गए हैं, लेकिन चॉइस किसकी है? इनिशिएट किसने किया? मतलब चॉइस के अकॉर्डिंग ये शब्द रखा गया, आदमी ने इनिशिएट किया ना। चेंज हो रहे हैं, मतलब पति भी तो चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल पति चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये इनिशिएट कौन कर रहा है? ये डील को क्लोज कौन कर रहा है? आदमी। वो कह रहा है कि वो उसकी बीवी मेरे साथ सोएगी और मेरी बीवी तुम्हारे साथ सोएगी, ऐसे करके वो एक्सचेंज कर रहा है। इसका सर्वा इसका डोमिनेशन इस पूरी चीज पर जिसका है वो आदमी है। अभी तक था आदमी। ये एक और नई बात बता रही, शॉकिंग फैक्टर आपको। अभी तक अगर आप ये सवाल मुझे कुछ वक्त पहले तक पूछती तो आदमी ही था। अब हस्बैंड स्वैपिंग भी हो रही है। जो बात आप कह रही है मैं उस पर, अब हस्बैंड स्वैपिंग भी हो रही है वक्त के साथ। 20 साल पहले की स्टोरी मैंने लिखी है, जी लेकिन अब 20 साल में हस्बैंड स्वैपिंग शुरू हो गई है। अब वाइफ जो है वो हस्बैंड को मात दे के आगे निकल गई। वो कह रही है कि मतलब वो आगे, मतलब अब जो मेल है, फीमेल की जो एजेंसी है वो मेल से अब मजबूत हो रही है। उनकी मजबूत क्या हो रही है? वो बेसिकली खुल गई हैं औरतें। हाँ, ओपन हो गई। हाँ, इतनी ओपन हो गई हैं, वो कह रही हैं कि अब हम डिसाइड कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाइए। अपने हस्बैंड को तैयार कर देती हैं वो। तो ये वही औरतें हैं जो भेजी गई हैं, या मतलब पहले वाइफ स्वैपिंग के लिए भेजी गई थी वो औरतें हैं, या नहीं वो औरतें नहीं है? अब ये वो औरतें तो अलग थी, क्योंकि हर किरदार अलग है, मतलब हर कहानी एक अच्छा सच्चाई में अलग है जी।
तो इसमें जिन औरतों का मैंने जिक्र किया, जैसे मैं आपको केसेस बताती हूँ, रोहतक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी, उस वक्त में जब वो लगभग 55 साल की होंगी और उनके पति भी रिटायर मोड पे थे, तो वो उस उम्र में जब कर रहे थे वाइफ स्वैपिंग, तो उनके पति ने ही इंट्रोड्यूस किया बीवी को। लेकिन बीवी की भी ख्वाहिश थी कुछ करना ऐसा, लेकिन इंट्रोडक्शन तो पति ने दिया। पति ने ये बोला कि आप जब वो हमें अपनी पूरी डिटेलिंग्स बता रहे थे, तो उनके पति कहते हैं कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी किसी और के साथ हो। ये सवाल मेरा था। हाँ, आपने भी बताया कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मेरी पत्नी किसी और के साथ जाए, लेकिन ना एज भी इसमें मैटर करता है। क्या लगता है कौन सी एज वाले लोग इसमें ज्यादा 40 के बाद, 40 साल बाद। की उम्र के पार लोग ज्यादा हैं इसमें, 40 की उम्र के बाद। ये बिजनेस एक तरीके का हो गया। लेकिन अब कम उम्र के लोग भी कर रहे हैं। तो ये कम उम्र के लोग कर रहे हैं, तो ये एज अ बिजनेस की वजह से कर रहे हैं या उनको मजा आता है कि मतलब मैं ये करूंगा? नहीं, मजे भी ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले शादी का एसोसिएशन बहुत सालों साल चलता था, तो इनको बोरियत 40 के बाद महसूस हुई कुछ लोगों को, ना सबकी बात नहीं कर रहे। लेकिन आज की तारीख में शादी का एसोसिएशन जो है वो 1 साल बाद 99% कपल्स में क्लैरिटी हो जाती है कि 1 साल के बाद अब हो गया। उसके बाद वो टिक जाते हैं, तो वो अपने अपने रास्ते ढूंढने लगते हैं। दोनों में से कोई एक बाहर अफेयर ढूंढेगा, नहीं तो दोनों लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ढूंढते हैं। जैसे इस किताब को लिखने के बाद एक बंदे ने मुझे कहा कि आपकी किताब दीजिए, और मैं तो इस बात से सहमत हूँ जो ये करते हैं, जो आपने किताब लिखी है। मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुल के बोला उस बंदे ने। मैंने कहा सीरियसली होना चाहिए? कहते हाँ, बीवी कुछ करे मैं अपना करूँ। मैंने कहा लेकिन क्या आप स्वैप कर लेंगे? कहते हैं हाँ ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे रिश्ता मजबूत रहता है। यही दलील इन कपल्स ने भी दी थी कि रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कैसे मजबूत हो जाता है? मेरी नजर में तो वो खोखला हो रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं महिलाएं एक ऑब्जेक्ट बनकर निकल रही हैं, मतलब बनती चली जा रही हैं। कमोडिटी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं बेचारी बच्ची हैं। आप देखिए हर तरह के लोग हैं। अच्छा आदमी भी होता है, अच्छी औरत भी होती है, बुरा आदमी भी होता है और बुरी औरत भी होती है। तो इसमें हम हर तरह के लोगों से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हस्बैंड जो थे वो तो सब तैयार थे, बीवी कुछ थी जो तैयार नहीं थी। ठीक है। सोनीपत वाली जो महिला है इसमें, वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसका पति से वाइफ स्वैपिंग के लिए ला रहा है। क्या करेगी प्रेगनेंसी में क्या करेगी वो? उसकी जो कर सकती है वो करेगी। इतनी शर्म नहीं है उसके पति को, 2 बेटियां पैदा कर चुकी है उसी के घर की। उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है? हस्बैंड को दूसरी बीवी मिल रही है ना। ओके, मतलब आप अक्सर आपने देखा होगा लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती है उनके पति बाहर अफेयर कर लेते हैं। तो ये जो पति है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार है, जेन्युइन है, तो अपनी पत्नी के साथ खुल के सारी बात करके बीवी को ही ले जा रहा है। मतलब मौका वो लेना चाहता है, एक तरीके से कह दे कि मौका वो लेना चाहता है कि मैंने तुम्हें भेजा तो कल को मुझे भी मौका मिल जाएगा। नहीं मौका ले रहा है वो साथ साथ खुद भी मौका ले तो मतलब तभी मेरा ये कहना है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उस आदमी के बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख के पैदा करती है, उस वक्त में उस आदमी को इतना सब्र क्यों नहीं है कि वो अपनी पत्नी की डिलीवरी का इंतजार करे? इस बीच में वो नए नए ख्याली पुलाव बाहर पकाने लगता है। जैसे घर में बैठी हुई वो बीवी जो है वो उस पर बोझ हो गई है, वो एक गार्बेज हो गई है। जब वो डिलीवर कर देगी तो फिर वो फिर रेडी हो जाएगी। तो क्या ये शादी सिर्फ बायोलॉजिकल नीड्स के लिए होती है? शादी में रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। जो ये कपल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें अलवर वाली जो स्टोरी है, जो किताब पढ़े हैं उनको पता लगे कि उसमें जो स्टोरी है उसमें वो हस्बैंड वाइफ तो अपनी बेटी को भी इसमें लाने की बात कर रहे हैं। बेटी को कौन लाता है? क्यों? कई अधिकारी, कई नेता, उन्होंने मुझे कॉल किया इस बुक के लिखने के बाद, और उन्होंने कहा कि तुमने जो किताब लिखी है ये बहुत हिम्मत का काम किया तुमने, ये सच है, ये समाज में होता है। कई लोग सोच रहे वाइफ स्वैपिंग जैसा शब्द पर विनीता ने किताब क्यों लिख दी, अजीब सा शेडी एरिया क्यों किताब लिख दी इन्होंने। मेरा ये मानना है कोई तो हिम्मत करेगा ना सच को बाहर लाने की, कोई तो बात करेगा ना समाज में क्या हो रहा है उसकी। मतलब ये कहा जाए कि अब आजकल के जो रिश्ते हैं वो प्यार नहीं, अब एक एक्सपेरिमेंट बन गए। एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मतलब फिर इनसे कैसे निकला जाए? कहा जाता है कि अगर इसमें एंट्री कर ली तो एग्जिट होने की कोई संभावना? देखिए आप एग्जिट कर भी लें तो आप एंट्री करने के बाद उन किताब के पन्नों को खत्म नहीं कर सकते जो आपने खुद लिखे हैं। उनका क्या करेंगे आप, मुझे बताइए। आप सो गए ना किसी और के साथ, आपने अपनी बीवी को भेज दिया ना एक रात किसी के पास। एक ना इनडिसेंट प्रपोजल करके एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, उसमें एक आदमी जो है
एक हस्बैंड वाइफ पार्टी में जाते हैं, वो जो बिजनेसमैन होता है वो कपल के पास जाता है और कहता है कि एक रात के लिए आपकी बीवी मेरे साथ रहेगी और मैं इतना पैसा आपको दूंगा। ये नहीं कहता आई वांट टू स्लीप विद हर, आई वांट टू स्पेंड अ नाइट विद हर। वो कह रहा है कि मेरे शी विल बी विद मी फॉर अ नाइट, आई विल गिव यू दिस मच मनी। अब क्या होता है कि तो ये तो एक बिजनेस हो गया। नहीं, बिजनेस नहीं, ये हुआ ये कि अब कहानी को सुनिए कि उसमें क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ गुस्सा हो जाते हैं, मना कर देते, अपने घर चले जाते हैं। $1 बिलियन समथिंग वो ऑफर करता है। अब वो जब रात को वो सो रहे होते हैं, अब देखिए आप अमाउंट सुनने के बाद सीरियसली $1 नहीं, $1 बिलियन आई से $1 मिलियन। देखिए बारीकी से सुनिएगा विनीता जी को, क्योंकि कुछ भी छूट ना पाए। हाँ तो वो जब रात को जाते हैं, सोते हैं, हाँ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ टर्न करते हैं एक दूसरे की तरफ सोते हुए। तो वो कहती है डोंट इवन थिंक कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे वहां पे। वो कहता है नहीं क्या तुम ऐसा सोचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन होता यही है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं और वो लेडी जाती है। दिमाग में चलना पड़ता है, मतलब ये पैसा सिर्फ पैसा मतलब। हाँ, तो जाती है वो, जब वो जाती है वहां पर, और वो सीन नहीं दिखाया गया है जब वो वहां जाती है रात भर क्या करती है, वो पूरी मूवी में नहीं दिखाया। लेकिन उसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है एक तरह से, मतलब दोनों में खत्म हो जाती हैं वो चीजें। रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का नहीं होता, कागज पे लिख के डिवोर्स से नहीं होता। रिश्ता होता है जो फीलिंग्स होती हैं। अगर आपके पति ने एक बार आपकी तरफ ऐसे देख लिया कि अब नहीं कुछ बचा, तो नहीं बचा। आपकी पत्नी ने अगर आपकी तरफ एक बार देख लिया कि ओवर हो गया। कभी कभी रिश्ते लोग परिवार की वजह से बेवजह घसीटते हैं। हाँ, बच्चों की वजह से, परिवार की ट्रांसपेरेंट रहिए ना चीजों को लेकर। एक्सेप्ट क्या है कि हमारे देश में अब डिवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं जी। पहले विदेश में बहुत होते थे, अब विदेश में उतने नहीं होते हैं। क्या होता है कि वो लोगों ने एक मैरिज एसोसिएशन को अपनी मर्जी के साथ चलाने का फैसला किया। मर्जी है तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे साथ में। तो उन्होंने जब कमिटमेंट किया तो उसको लंबा निभाया है। हमारे देश में जबरदस्ती कई रिश्ते थोप दिए जाते हैं और उसके बाद में वो रिश्ते टिक नहीं पाते हैं या फिर घसीटते रहते हैं, बदबू मारने लगते हैं। उसके बीच में कई रिश्ते इस तरह के भी आ जाते हैं जिसमें स्वैपिंग करके वो उसके अंदर कुछ ताजगी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नयापन हो जाएगा, जिंदगी कुछ नई हो जाएगी, इस तरह की बातें करने लगते हैं। मैंने जब ये किताब लिखी, मुझे इसे लिखने के बाद पता चला कि इस विषय पर आज तक किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विषय पे किसने किताब लिखी। और मैंने क्यों लिखी? क्योंकि मैंने 20 साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। मेरे जो बॉस थे, अब वो वॉशिंगटन में हैं, यूएन के लिए काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि कोई ऐसी स्टोरी लाओ जो सोशल समाज के ऊपर कुछ हो, क्योंकि मैं जो स्टोरीज करती थी उसमें बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस मैंने किए हैं, 66 स्टिंग। तो उसमें मैं जैसे कुछ महिलाएं हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दी गई हैं, उनको मैंने रैकेट बस्ट किए, उनको बचाया। इस तरह के अलग अलग सोशल इश्यूज़ पर मैंने काफ़ी स्टोरीज की थी। जैसे हरियाणा में बाहर से लड़कियों को खरीद करके ले आते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं। ये तमाम तरह की स्टोरीज होना, वंश बढ़ाते, ऑपरेशन कश्मीर, हाँ ऑपरेशन कश्मीर जैसे करना, वहाँ से लड़कियों को लेकर के आते हैं, मतलब बहुत तरह की स्टोरी। आज जेफरी एप्स्टीन का नाम सुन के लोग बहुत चक्के हो रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, आपके हर गली मोहल्ले में यहाँ जेफरी एप्स्टीन घूम रहा है, आप देखते हो कि आपके पास वक्त नहीं है, कोई इसका जिक्र करेगा आप कहोगे तौबा तौबा क्या बात कर रहे हैं। अशोक खरात का भी तो जिक्र कर लीजिए। हाँ, अशोक खरात हमारे बताइए एक एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। भविष्य की बात आपने अच्छी छेड़ी अनुपमा, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब स्टार न्यूज़ में थी, एबीपी न्यूज़ में, तो मुझे मेरे बॉस ने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगी उस आश्रम का, लेकिन कुछ आश्रमों के बारे में उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको। क्या आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है इस बात को बताने से। तो उन्होंने कहा दो मेरे को, पहले तो उन्होंने बोला निर्मल बाबा का जाइए और चेक कीजिए कि क्या करता है। मैं वहाँ गई, ये किस्सा ध्यान से सुनिएगा सर। हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं वहाँ गई, मैंने सूट पहना हुआ था, ये मैं पहली बार किसी को बता रही हूँ, और मैंने कैमरा लगाया हुआ था। सूट मतलब जो सूट था उसके अंदर कैमरा फिट था। जी। मैं गई, मैं सुबह सुबह सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली के पहुंच गई। वहाँ पे निर्मल बाबा ने आना था और लोगों को संबोधित करना था, मिलना था उनसे। तो जैसे वो टीवी पे चलता था उनका कार्यक्रम, उसमें मैं जब वहाँ गई, लंबी एक लाइन लगी हुई है। पहले तो थोड़ी सी लाइन थी, कुछ लोग की, 10-15 लोग की। फिर धीरे धीरे करके अचानक से 2-3 बसें आती हैं और उसमें से लोग उतरते हैं और लाइन इतनी लंबी हो जाती है। मैंने कहा इतनी लंबी लाइन, मैं समझ गई तुरंत कि बसें भर के, बाबा जी को भी लॉन्च करने का पीरियड चल रहा है, बसें भर के ला रहे हैं। पूरा जितने थोड़े बहुत क्लाइंट आए हुए हैं ये दिखाएंगे, फिर जो टीवी पर चलाएंगे जितने लोगों को भर के दिखाएंगे कि देखो इतने लोग इनके फॉलोअर हैं, तो वहाँ से ये लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। खैर अंदर गई तो उन्होंने पहले ही, मेरे पास एक पानी की बोतल थी, उन्होंने बोला एक बोतल बाहर रख दीजिए, अंदर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा तो फिर पानी? बोले अंदर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा मुफ्त में पानी मिलेगा, पिलाएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं अंदर गई
तो उन्होंने इतने इतने बिस्लरी की बोतल, एक छोटी साइज होती है, एक मीडियम होती है, एक बड़ी होती है, मीडियम साइज बोतल का 40 रुपए उन्होंने लिया और बोला कि ये अंदर 40 रुपए की बोतल वो दे रहे हैं जो बाहर 10 रुपए की मिल रही थी। अब तो छोटी 10 रुपए की आने लगी, उस वक्त में 10 रुपए की वो आती थी। अब इन्होंने पानी की बोतल में, देख रही लोग पागलों की तरह पानी की बोतल खरीद रहे हैं वहां से, 4-4 बोतल। मैंने कहा इतना पानी पियेंगे ये लोग क्या यहाँ पर। खैर एनीवे अंदर जाके हम बैठ गए। जब हम बैठे, आप यकीन करेंगे उनकी टीम को ये मालूम था कौन कौन नया बंदा बैठा है। वो मुझ पर कड़ी नजर रखे थे। मेरे हाथ में एक पर्स भी था, तो मैं, क्योंकि कैमरा यहाँ था तो मैं नहीं चाहती थी वो कैमरे की तरफ उनको नोटिस हो कुछ भी, तो मैं पर्स में कुछ कुछ देखने लगी, तो पर्स की तरफ नजर करने लगी। मतलब उनको मेरी एक एक एक्टिविटी नोटिस में थी। यानी कि गिने चुने लोग ही तो थे ना मेरे जैसे जो नए थे वहां पर, बाकी सब उनके फिक्स थे, उनको मालूम था। अब बाबा जी आते हैं और कहते हैं कि कृपा बरस रही है, अंडे की ट्रे मेरे सामने से गुजर रही है, टाइप्स बोलने लगे। मेरा काम था अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस नज़र से देख रही थी चीज़ों के। मेरे साथ व्यक्ति बैठे हुए थे, वो रोने लगे। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? तो बोले मेरे बेटे को नौकरी मिली है इनकी वजह से, इनकी कृपा से नौकरी मिल गई। मैंने कहा आर यू श्योर इनकी वजह से नौकरी मिल गई? हाँ, इन्होंने कृपा बरसाई तो मिली। तो मैंने कहा अच्छा उनके ही होंगे। तो बॉटल जो थी पानी की, ऑब्वियसली उनके होंगे। तो बॉटल जो पानी की थी वो अचानक से उन्होंने सारी बॉटल खोली। बोले अपनी बॉटल खोलिए। मैंने कहा खोलिए क्यों? मेरे को प्यास नहीं लग रही है। तो बोले नहीं बॉटल खोलिए, कृपा आ रही है, क्योंकि बाबा जी ने अचानक बोला कृपा बरस रही है, ऐसे बोलना शुरू किया। तो वो बॉटल खोल के लोगों ने ऐसे हवा में कर दी कि उस बॉटल में कृपा आएगी। फिर मैंने कहा इस बोतल का क्या करेंगे आप? बोले इसे घर ले जाएंगे और घर में छिड़केंगे। फिर मैं ऑफिस में जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा क्या फीडबैक है, मैंने कहा इस देश में गधों की कमी नहीं है, कोई बनाने वाला चाहिए। पर्स वाला भी तो एक किस्सा था ना, घर में लोग पर्स खोलकर बैठ जाते थे। मैंने कहा इस देश में गधों की कमी नहीं है, बनाने वाला चाहिए। अब यहाँ पर एक और ऐसा ही आश्रम है छतरपुर में। उनके साथ लोग बहुत दिल से जुड़े रहते हैं, किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचानी है। लेकिन मैं वहाँ भी गई थी। खैर वहाँ मुझे ऐसा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ खाना मिलता है, वो भोजन में हमने वो भी खाया था। लेकिन वहाँ पर बाहर पार्किंग में मेरा एक सोर्स मिल गया था मुझे। सोर्स का मतलब आप समझिएगा, क्योंकि मैंने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट बहुत बस्ट किए हैं। तो वो जो मेरा सोर्स था वो एक पिम्प था। तो वहाँ पर वो गाड़ियाँ पार्क करवा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं अब उनके भरोसे है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा वो बोलते हैं कि मेरी गाड़ी भी मैंने सेवा में लगा दी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आप बदल गए, इसका मतलब बाबा जी का तो प्रताप, मतलब जिसे कहते हैं ना, उनका प्रताप है इनके ऊपर कि ये आदमी पिंप गिरी छोड़ चुका है, काम नहीं करेगा, लड़कियों की उसमें नहीं जाएगा, दलाली नहीं करेगा। तो कुछ टाइम के बाद मैंने उससे कुछ टाइम के बाद फ़ोन किया, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप तो वैसे सब छोड़ छाड़ चुके हैं, तो ज़्यादा जानकारी तो आपके पास होगी नहीं, पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कोई आपके कांटेक्ट में तो मुझे बताइए ताकि मैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकूँ कुछ। तो बोले नहीं नहीं आप पूछो ना मुझसे। मैंने कहा अभी भी इसमें है? बोले हाँ। तो वो तो मतलब वो काम नहीं छोड़ रहे अपना। तो आपको इस दुनिया में ये समझना होगा कि जहाँ आप अगला कदम रख रहे हैं वो कितनी सुरक्षित है। अभी आपने ये बात कही कि उन्होंने वो वाला काम चालू कर दिया, लेकिन पहला जो ये काम था वो नहीं छोड़ा, खबर देने वाला जो भी काम आप मुझसे पूछे कह रहे हैं। खबर देने वाला नहीं, वो बेसिकली पिंप मतलब काम करते थे ना उसमें। ठीक है। तो जिस गंदगी में वो थे वो उन्होंने छोड़ा नहीं था, वहां जाकर वो ऐसे हो गए, उसके बाद फिर वैसे ही हो गए। ठीक है ठीक है। ये बताइए जरा, हम वाइफ स्वैपिंग पे ही वापस आते हैं। जैसे हम कैसे समझें, क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास अच्छे लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं आसपास हमारे कि वो वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो जाल है आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इसका कोई क्लू हमारे दर्शकों के लिए कैसे, मतलब क्योंकि आपने देखिए इस पर रिसर्च मैं पहचान लूंगी, तो आप पहचान लेंगी तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी तो बताइए। अच्छा मैं किस्सा बता रहे, मैं किस्सा बताती हूँ। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है, किसी ने पूछा नहीं था अब तक। जब मैंने स्टोरी कर ली थी तो नोएडा के सेक्टर 18 के बरिस्ता में मैं बैठी हुई थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ में उनकी मदर बैठी थी, हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। उसी वक्त अचानक से वहाँ पे मैंने नोटिस किया 2-3 गाड़ियाँ आई जिसमें से कुछ कपल्स निकले। वो कपल इसी एज ग्रुप के थे। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, क्योंकि उन दिनों मेरा दिमाग 11 महीने स्टोरी पे काम करने के बाद समझो कि मैं सिर्फ इसी में चली गई थी। ये देखती थी कि कौन क्या कर रहा है, मतलब मुझे खुद बहुत एक मेंटल बैलेंस करने की जरूरत पड़ी ऐसे लोगों से मिलने के बाद। तो मैंने कहा ये जो लोग आए हैं ना ये वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं। तो बोला तुम क्या बातें करती हो, तुम ऐसी स्टोरी कर रही हो, ऐसे तो भी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं आप, ऐसे चेक करना, ये जब जाएंगे देख लो, अभी ये जैसे कपल्स उतर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये चेंज है उनका। और वो चेंज हुए। वो हैरान था, उसने तो खैर उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ऐसा भी होता है, लेकिन ग्रुप फ्रेंड्स भी होते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि लोग करते हैं, हर तरह के क्लास में करते हैं। कोई बोल में चाबी डाल के करता है ना,
कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से, मतलब अलग अलग, कोई गाड़ी के रंग बदलने की तरह बीवी बदल देता है, गाड़ी की चाबी से बीवी बदल देता है। यहाँ पर ये लोग बदलते हैं ऐसे कि भाई ये मिलते हैं आपस में, जो रूरल एरिया में है वो इस तरह की पार्टीज में नहीं जाते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। हाँ, ये क्योंकि वो पार्टी में जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ। ये 1-on-1 मिलते हैं, क्योंकि जो मैंने तमाम जगह आपको बताई, रोहतक, अलवर, मेरठ, हल्द्वानी, सोनीपत, ये पूरा एक नेटवर्क था। दिस वाज वन नेटवर्क। ये सब मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन 1-on-1 मिलते थे। लेकिन मैंने क्या किया फिर, क्योंकि मेरे बॉस ने कहा कि अब तक तुम इनसे 1-on-1 मिल चुकी हो, अब एक काम करो, इन सबको इकट्ठा बुलाओ और देखो ये आपस में कैसे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोनीपत के एक हरियाणा टूरिज्म का एक रिजॉर्ट हुआ करता था वहाँ पे, तो हाईवे पे मैंने वहाँ पर इन सब कपल्स को बुलाया, क्योंकि जो सोनीपत वाली लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, कई महीने हो चुके थे। तो मैं उसके लिए मेरे मन में बहुत तकलीफ थी, क्योंकि उसका पति उसे समझता नहीं था, उसे नीचा दिखाता था और इस गंदगी में उसे ला करके बताता था कि तुम अब पाक साफ हो गई हो, मेरे स्टैंडर्ड पे आ गई। तो मुझे उसके लिए सिंपैथी बहुत थी, तो मैंने वहीं रखा सोनीपत में उस पार्टी को। अब पार्टी में सब लोग आए, सब लोग मिले वहाँ पर, और जब वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका आपस में जो मुलाकात है वो हम नोटिस करते, उसको हमने रिकॉर्ड किया कैमरा में। उनमें से एक कपल दिल्ली से था जो कहता है कि क्या प्लान है बता दीजिए, क्योंकि 6 बजे के बाद हमारे घर में कोई बाहर नहीं रहता। बच्चों के लिए उन्होंने रूल बनाया है, शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं रहोगे, और खुद वाइफ शॉपिंग कर रहे हैं। ये हमारे आपके पापा मम्मी कहते हैं ना 6 बजे के बाद बेटा बाहर नहीं रहना, सेफ नहीं है। इनका क्या करें? पर्दे की आड़ में देखिए। मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ इसी में, इन्हीं कपल्स में। एक कपल था हल्द्वानी का, जी सरदार जी थे वो। तो वो क्या करते थे कि उनको बहुत डर था मन में, वो अपने बच्चों को मतलब ये सारे लोग कभी अपने बच्चों के सामने बोल नहीं सकते। ये इनके लिए ऐसा है जैसे कि मर जाएं और दूसरा जन्म ले लें, सब क्लीन कर लें, लेकिन बच्चों को नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चों के सामने लोग आइडियल पेरेंट्स हैं, गुड मम्मी पापा, ठीक है। तो ये अपने बच्चों को नहीं बता सकते। तो इन्होंने क्या बताया कि हम अपने बच्चों को रूम में बंद कर देते, क्योंकि छोटे थे तब उनके बच्चे, बाहर से लॉक कर देते जब वो सो जाते हैं, दूसरे कमरे में वो नहीं आ सकते हैं तब। तो मतलब ये लोग किटी पार्टी से इनको आदत पड़ी थी हल्द्वानी में। आप जिस नोएडा में बैठी हैं, आप क्या सोचती हैं इस नोएडा में कितने कपल होंगे? यही मेरा सवाल भी था नोएडा और दिल्ली को लेकर, कि क्या लगता है नोएडा दिल्ली में तो पहले ही ये आया होगा मामला, तो ये नोएडा दिल्ली में किस तरीके से ये वाइफ स्वैपिंग होती है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? कैसे समझे कि नोएडा और गुड़गांव में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में इतनी नहीं है। ओह, नोएडा में है। अब आप समझिए क्यों है जी। क्या है कि नोएडा और गुड़गांव वो जगह है जहाँ बहुत सारे लोग नए आके बस रहे हैं और पुराने भी हो गए हैं, तो एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, पड़ोसी उस पर इतना नज़र नहीं रखता। दिल्ली के अगर सिस्टम में अंदर जाके देखें, मैं ये नहीं कह रही वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर सिस्टम में जाके देखें तो लोग एक दूसरे पर घरों के आसपास जानकारी रखते हैं, सारी चीज़ें। इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इनसे ज़्यादा ताल्लुक़ ना रखें, जिनसे ताल्लुक़ रखें वहाँ अपने ख्वाहिशें पूरी करें। क्योंकि जो स्टोरी मैंने लिखी है उसमें सोनीपत वाला जो कपल है उसके हस्बैंड भी यही बोल रहे हैं कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी, दिल्ली में ना शांति से लोग रहते हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। ऐसा दिल्ली में कहा जाता है, लेकिन अगर दिल्ली के सिस्टम में जाइए, सोसाइटी में जाइए, तो लगभग पता लग जाता है। खैर मैं भी बड़ा शौक थी, एक बार दिल्ली में मैंने एक स्टोरी की थी। ग्रेटर कैलाश में एक लेविश फ्लैट था जिसमें एक्वेरियम बना हुआ था पूरी वॉल पर, जकूजी और ये सोनाबाद सब था, ठीक है। मुझे पता लगा वहाँ माइनर लड़कियों को लाया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। मैं वहाँ गई, मैंने स्टोरी शूट की, स्टार न्यूज़ पर स्टोरी ऑन एयर गई थी, और स्टोरी की ऑन एयर जाने के बाद पहली बार मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन्होंने एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी बनाई थी मेरी स्टोरी के बाद पहली बार। तो मैंने जब वहाँ पर जा कर के देखा, मेरे कैमरे में मैं हैरान थी, यानी शॉट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे माइनर स्कूल की लड़कियाँ आकर के उन्होंने दिखाई मुझे। तो जब मैंने देखा और मैंने वहाँ रेड की और फिर बाद में वो रैकेट बस्ट हुआ, तो मतलब आप यकीन मानिए जितनी दूर आप और मैं बैठे हैं इससे बस 1 फुट और लगा लीजिए, 2 घरों के दरवाजे आमने सामने थे। इस घर में रेड हो रही है, इस घर में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, बट सामने वाले घर में कोई खबर नहीं। इतनी कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है और सामने वाले घर में कोई खबर नहीं, कोई मतलब नहीं उनको। बताइए, अब बताइए, ये मुझे नहीं मालूम है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। मैंने एक किताब इसलिए लिखी है
कि इस किताब के जरिए आप थोड़ा सा झुंझलाएं, थोड़ा देखें, खंगालें चीजों को और समझें कि हम कर क्या रहे हैं। हम जिस पत्नी को 7 फेरे, उन मंत्रों का क्या फायदा? आप बताइए, उन मंत्रों को क्या फायदा जब 7 फेरे मंत्र लगा करके आप बीवी को घर ला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बारात में बैठ करके घोड़े पे जा रहे हैं, सब ऐसा करते हैं। मैं कि ये मतलब सब शादी ऐसे करते हैं, लेकिन वाइफ स्वैपिंग करते सब ऐसा नहीं है। पर वाइफ स्वैपिंग को कैजुअल मत समझिए, मेरा ये मुद्दा है। इसको नॉर्मल मत समझिए, ये अच्छी चीज तो नहीं है। तो आप इसको ये मत, ये तो एक अगर आपको नहीं खुश है अपनी पत्नी के साथ, अलग हो जाइए। बिल्कुल, शादी कर लीजिए दूसरी। नहीं पसंद है आपको, जो करना है और करिए, उस औरत को धोखे में मत रखिए। और ऐसे रिश्ते को क्यों निभा रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही तैयार है, तो फिर क्यों अलग हो जाए? एडल्ट्री है, कानून तो ये मना नहीं करता। अब तो एडल्ट्री है और कानून ने ये भी कहा है कि कोई शादीशुदा आदमी भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आजादी दी जा रही है, तो ट्रांसपेरेंसी तो आप ही देंगे ना। कानून ने आपको आजादी दी, लेकिन पारदर्शिता कौन लाएगा? आप लाएंगे। लेकिन ये जो आप जिक्र कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एग्री हैं, तो एक सवाल ये है कि ये जो दोनों एग्री हैं वो किस बेसिस पे हैं? ये क्या अपनी इंटरनल हैप्पीनेस के लिए हैं या फिर वाकई मनी के लिए हैं? किस वजह? मनी नहीं है, मनी नहीं है, मनी नहीं है, ये ख्वाहिशें पूरी करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतें कम लग रही हैं, वो अपने फिजिकल रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसके लिए किताब में पढ़ें। इस देश के जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं प्रकाश कोठारी, डॉक्टर प्रकाश कोठारी पद्मश्री अवार्डी हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि रिश्तों को कैसे बनाए रखें। इस किताब का जो भूमिका है, फॉरवर्ड है, वो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन जी ने लिखा है और उन्होंने किताब को लॉन्च किया था। तो इतने बड़े लोग अगर इस किताब से जुड़े हुए हैं तो ये समझिए कि वो इस मुद्दे को कितना गंभीर समझ रहे हैं। क्या ये जो मामला आया है ये काफ़ी विषय वाकई सस्पेंस वाला है, तो ये कैसे आया? क्या इसको जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? OTT को, सोशल मीडिया को, किसको ठहराएंगे? ये क्यों आया? OTT और सोशल मीडिया तो तब था ही नहीं, 20 साल कैसे पहले आया? यही तो सस्पेंस है। लोग, मैंने कहा ना, परत दर परत खुलेगी, वो खोलिए आप जरा। एक मैगजीन है BM एड्स के नाम से, जो कि दरियागंज में मिलती थी उस वक्त में, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। ये सब चीज आज की तारीख में तो सोशल मीडिया पे ग्रुप बने हुए वाइफ स्वैपिंग के, लेकिन तब नहीं था। तब कैसे? तब BM एड्स मैगजीन थी, उसमें एक छोटा सा कॉलम आता था, पति पत्नी खुश रहेंगे इस तरह के करके, एक और पति पत्नी से मिले टाइप्स। तो यहाँ से वो कनेक्ट हो जाते थे, फिर एक से मिले, दूसरा दूसरे से मिलाता था, तीसरा तीसरे से मिलाता था, और ऐसे करके इनका पूरा रैकेट बन जाता था। एक आदमी और औरत को फिर कितने लोग चाहिए कपल स्वैप करने? ऐड के जरिए, हाँ, कितने लोग चाहिए कपल स्वैप करने के लिए? इनको 10 कपल से भी मिल लिए, इनका काम हो गया। तो इसमें कोई लीडर है कोई इसका, मतलब, या कुछ तो होगा ना? ये लीडर कोई नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब ये स्टोरी की थी शूट, तो ये लोग 1-on-1 मिलते, ज़्यादा लोगों से मुलाकात करते नहीं है, क्योंकि मैं बतौर पत्रकार इसको शूट कैसे करती, एक बड़ा मुसीबत थी मेरे लिए, और मुझे खुद को सेफ भी रखना था। तो मैंने एक आइडिया जनरेट किया, जो कि ऐसा होता नहीं था, मैंने खुद बनाया कि भाई वाइफ स्वैपिंग का एक क्लब चलाती हूँ मैं। मुझे 3000 रुपये दीजिए, मैं आपको एक और कपल से मिलवाऊंगी। ऐसा करके मैंने कहानी गढ़ी। ठीक है, ये एक ऐसी कहानी गढ़ी गई, उससे मैं कपल से मिली। आप बताइए, मैं आपको दूसरे से मिलवाऊंगी, आपकी क्या ख्वाहिश है? तब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, ये ख्वाहिश है हमारी। तो उनको मैंने कहा ठीक है, आपको दूसरे से मिलवाएंगे। तो फिर दूसरे से मिले, उनकी भी ख्वाहिशें जानी। ऐसे करके वो हमसे खुल के बात करते थे, तो मैं उनकी सारी कहानी पता लग गई। एक अभी सोशल मीडिया पे रील बहुत वायरल हो रही थी, मैं भी एक बार ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक रील देखी थी। उसमें एक रील में ये था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो 38-40 के हैं और पार्टी करना चाहते हैं, एक हाउस पार्टी होगी, और सिंगल हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आए। तो ये भी एक जरिया हो सकता है इस चीज़ का क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आज की तारीख में नए नए तरीके हैं। हाउस पार्टी, पहले क्लब में लोग जाते थे, अब क्या हो रहा है, क्लब का मतलब अब लोग हाउस पार्टी करने लगे। तो वो हाउस पार्टी में भी जुड़ते हैं लोग, इस तरीके के लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल जुड़ते हैं, नेटवर्किंग भी करते हैं, पैसे से भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल देसी लोग हैं। नहीं, वहाँ अब जो ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, अब तो ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें, अब तो अब से क्या, पहले से आर्मी में कहा जाता है कि बहुत हुआ करता था ये ट्रेंड। नहीं, मैं ये बॉसेस को प्लीज कर देते थे लोग हैं, मे भी ये देख रहे हैं जो लोग, वो ये सोच रहे हैं होंगे, उनको एक सलाह भी है एक तरीके से, कि जैसे आजकल रील में आता है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ पार्टी करने के लिए, उनको सिर्फ क्या करना है, खाना है, पीना है और डांस करना है, इसलिए लोग पार्टी करने जाते हैं। नहीं, वो अलग चीज़ है। देखिए, सुनिए, तो फीमेल्स जाती हैं, तो उसमें एक ग्रुप बना हुआ है
है कि अगर आप सिंगल हैं तो आइए ज्वाइन करिए, तो उनको करना चाहिए कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं वहां पर? अच्छा, हाँ, वो देखा है मैंने, सोशल मीडिया पे आते हैं, हाँ, छोटे छोटे रील्स आते हैं। देखिए, वो सिंगल हैं, उसमें बता रहे हैं कि वो कपल्स, मतलब इससे तो जुड़ा हुआ मैं कंफर्म नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसे चेक नहीं किया है। देखने में तो वो ओपनली सिंगल पार्टी के बारे में बात करें तो सिंगल पार्टी होगी वहाँ पे। हम किसी को ब्लेम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास हाँ। उससे जुड़ी जानकारी ना हो, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। लेकिन वो मैं तो- 40+ है पार्टी, हाँ, 40+ पार्टी है, पार्टनर लेकिन ढूंढ रहे हो सकता है। लेकिन वो तो सिंगल है ना, एडल्ट्री। आप बिल्कुल किसी भी हाल में अपना करिए, जो मर्जी सिंगल इन द करिए। सेंस जैसे आप सिंगल अभी रह रहे हैं, आपको मतलब देखिए, किसी हम शहर बात में जॉब करें करने आए। मैरिज एसोसिएशन की, उसमें Okay. रहते हुए आप ये सब कर रहे हैं, ओके, वो गलत है। ये तो सिंगल है, कुछ भी करें, उसमें क्या कर सकते हैं आप? जो सिंगल है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो तो फ्री है। जैसे गांव के कपल हैं, बाहर जा रहे हैं जॉब करने, रह रहे हैं, अब कपल उनको अलग भीड़ है। हाँ, मतलब वो उठकर आए, उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रह रही है। अच्छा, उस परिस्थिति में अगर वो कुछ कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। पहले बहुत होता था, बिहार से बहुत सारे ऐसे हस्बैंड अपनी बीवियों के साथ शादी करके उन्हें छोड़ आते थे, फिर यहाँ आके नई शादियाँ कर लेते थे। इसके ऊपर टीवी सीरियल्स भी बने दूरदर्शन में कई बार। और फिर उन्हें यहाँ पे अर्बन सिटी वाली बीवी मिल जाती थी तो गांव वाली बीवी को छोड़ देते थे। इस तरह की तमाम कहानियां हैं। ठीक है। औरत तो हर जगह पे फिर शोषित हो ही जाती है ना, हाँ, शोषण होता ही है ना, सॉरी उसका। ठीक है। अभी हम जिक्र कर रहे थे आपके स्टिंग ऑपरेशन का, तो आप एक बतौर महिला हैं, आप ये स्टोरी कवर करने गई, तो अगर मैं सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ वाली बात करूं, आपने एक प्रेगनेंसी वाली बता दी, वो भी बहुत ही है, उसका दर्द कौन समझ सकता है, समझेगा। लेकिन अगर मैं शॉकिंग न्यूज़ की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी है, हाँ, ठीक है। वो जिक्र करिए कोई स्टोरी। तो जुहू में एक हस्बैंड वाइफ थे, मुंबई में। मैं वहाँ गई और जुहू में जब वो बीवी आई थी मिलने के लिए, बिल्कुल देसी औरत थी, जिसे कहते हैं ना किचन में से निकल के, ऐसी ही औरतें आती थी मिलने जो रसोई से निकल के आ गई हैं सीधा। एक तो अलवर वाली जो थी, उनका तो इतना घूंघट था, सिल्क की साड़ी पहनी थी, इतना चौड़ा बॉर्डर था, गले में मंगलसूत्र था, भर के सिंदूर लगाया था, और उसके बाद जो पल्ला हटा के उन्होंने बात करनी शुरू की कि एक के बाद एक झटके में दिए। वो इस चीज़ को फुली एक्सेप्ट करती थी और इसमें रहना चाहती थी। लेकिन जुहू वाली जो महिला थी उसने मुझे हिला दिया, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी और वो रिबेल कर रही थी, मतलब विरोध कर रही थी इस बात का। और सोनीपत वाली विरोध नहीं कर रही है, वो दबी हुई है। जुहू वाली विरोध कर रही थी, वो कह रही थी कि ये आदमी मेरे घर में जिस दिन ले आया ऐसा कुछ करते हुए, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मैं इसका मर्डर कर दूंगी। वो इतना गुस्सा थी इस बात से। लेकिन वो एक पति पे डिपेंडेंट होती हैं ये औरतें, कहीं और जा नहीं सकती। छत हट जाएगी, पति हट जाएगा तो कहाँ जाएंगी समाज में। इस दबाव में वो औरत उसके साथ आ जाती थी। वो कहती थी कि मैं जाकर के लोगों को, जब ये मुझे ले जाता है कहीं, तो मैं लोगों के पाँव पकड़ लेती कि मुझे हाथ मत लगाना। तो वो इतनी तकलीफ़ में थी, वो मतलब खुश नहीं थी इस बात से, बहुत तकलीफ़ में थी। तो मतलब यही तो के जी बालाकृष्णन जी ने कहा था, मेरी किताब जब उन्होंने देखी थी और फॉरवर्ड लिखने के लिए तैयार हुए, कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये सिर्फ स्टोरीज़ नहीं हैं, ये स्टोरीज़ क्राइम में कन्वर्ट होती हैं आगे जाके। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कुछ हो जाता है। आरुषि केस भी तो इसी का एक हिस्सा था। हाँ, आरुषि केस के बारे में भी हम जानना चाह रहे थे, इसका एक हिस्सा वो था। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब ये गहराई से बताइए। ये तो नुपुर तलवार ने अपनी टेस्टमनी में लिखा है। ये तो कुछ अंदर का और कुछ लीगल पता हो आपको अभी तक जो निकल कर नहीं आया हो सामने? देखिए, उनका मैटर पूरा कोर्ट में रहा है, लगभग सबको सारी जानकारी है। मतलब जो कोई और जानकारी हो जो अभी तक नहीं आई है। अब मैं, और देखिए क्या है कि आज की तारीख में इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए आरुषि केस को भी, तो इनका ये लोग किस कपल के साथ थे नहीं थे, इसमें कुछ नाम रहे हैं जो मेरी जानकारी में तो सिचुएशंस रही हैं कुछ, लेकिन मैं उसको अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना लिखित में कुछ चीज़ें सबमिट की हैं। और जो लीगल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने उस डॉक्यूमेंट को नहीं देखा, मैं बहुत साफ बता रही हूँ, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा है और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, इस बात का जिक्र उन्होंने लिखित में किया है। तो ये बात बहुत साफ है। मैंने तो जो अपना इन्वेस्टिगेशन उस वक्त किया था आरुषि केस पे, तो वो मैं जानती हूँ कि क्या कहानी थी। बिल्कुल, क्योंकि हर स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं होती, कुछ स्टोरी दर्द भरी भी होती है। विनीता जी, जैसे अभी मैंने कहा, कुछ स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं होती, कुछ दर्द भरी भी होती। आपने जब ये स्टोरी कवर करने की सोची, तो क्या इसमें किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम भी हुई? कुछ मैंने सुना कि कुछ पर्सनल लाइफ से भी लोगों को प्रॉब्लम हुई। मुझे तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने स्टोरी की और जो जितने लोगों को मैंने शूट किया था, जब उनको पता लगा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं कोई स्वैपिंग क्लब नहीं चलाती हूँ, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, प्लानिंग करने की कोशिश की, वो सब चीज़ें की थी।
खैर वो एक हिस्सा है, उनका गुस्सा जो जायज है, स्टिंग लेकिन हम ऑपरेशन उनके में चेहरे कवर कभी हुए नहीं दिखाए। आपके जो स्टिंग ऑपरेशन में जो लोग कवर हुए हैं आपके, क्या उन्होंने कभी सुसाइड करने की कोशिश? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, कोशिश नहीं की, धमकी दी। मैं उसी पे आ रही थी। तो ये एक जायज़ बात है कि वो नाराज़ होंगे क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ को कोई रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हमने चेहरे उनके कभी नहीं दिखाए, उनके नाम कभी नहीं बताए, उनकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो कभी हमने साझा नहीं की है। आप नहीं जान सकते मैं किन की बात कर रही हूँ। पॉइंट ये है कि एक कपल था जो कि हल्द्वानी वाला, उसने ये कहा कि हम एक चिट्ठी लिख करके मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, हमें आपका नाम नहीं मालूम है, आपका फ़ोन नंबर लिख देंगे कि भाई ये थी और इन्होंने शूट किया था ऐसे ऐसे। तो मैंने ये बात उस वक्त चैनल के हेड थे राजदीप सरदेसाई, मैं छोड़ चुकी थी उस चैनल को, तो मैंने उन्हें मेल किया था कि मेरी एब्सेंस में स्टोरी ऑन एयर जा रही है, तो ये जिम्मेदारी आप लोग देख लीजिएगा कि किसी की भी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए इसमें, तो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने पूरे फ्रेम ब्लर कर दिए थे, मतलब जैसे आप और मैं बैठे हैं पूरे फ्रेम में, ये मानकर चलिए कि ये लैंप भी नहीं दिख रहा है, ये सीनरी भी नहीं दिख रही है, पूरा फ्रेम ब्लर था, सिर्फ सबटाइटल दिख रहे थे और सबटाइटल पर हाईएस्ट टीआरपी आई थी। इस स्टोरी के बाद जैसे अभी आपने बताया सुसाइड की बात करी लोगों ने, तो किसी ने सुसाइड तो नहीं की ना? नो नो नेवर। ठीक है, नो नो। हाँ, तो अगर ये जैसे धमकी आ रही थी तो आपके उस समय जहन में क्या आ रहा था? क्या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए? क्यों छोड़ देना चाहिए? मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है समाज की सच्चाई लाना, मैं वो करूँगी, उसके लिए चैलेंजेस होते हैं, होने दीजिए। अभी जैसे आपने कुछ पीड़ित महिलाओं का भी जिक्र किया, हाँ, तो पीड़ित महिला की चर्चा कौन करेगा अगर मैं शूट नहीं करती तो? अगर आज आप में चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पे, तो दब जाता, खत्म हो जाता अगर मैं इसे शूट नहीं करती और किताब ना लिखती इस पे। ये तो सच तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। आज क्यों पहली बार किसी ने वाइफ स्वैपिंग पर किताब लिखी? क्योंकि हम लाए ना कोशिश करके, हमने चैलेंज लिया। मेरे स्वभाव के, मेरे व्यवहार के, मेरे कैरेक्टर के विपरीत है ये चीज जिस पर मैंने लिखा। बिल्कुल मैं इसके साथ स्टैंड नहीं करती। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने किताब में अपनी मोरल बातें बहुत लिखी हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। अरे तो मैं लिखूंगी ना जो मुझे लगेगा। मुझे लग रहा है वाइफ स्वैपिंग गलत है, ये कहाँ से सही है? कुछ लोग आज इसे ओपनली एक्सेप्ट करते कि सही है, आपको क्या प्रॉब्लम है हम कर रहे हैं तो? अरे तो करिए ना आप, हम कब रोक रहे हैं? कानून आपको इजाजत दे रहा, करिए। लेकिन मैं इसे मोरली बात कर रही हूँ, मोरल लेवल पे तो सही नहीं है। मतलब वाइफ स्वैपिंग को फ्रीडम के नाम पर जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। युवाओं को क्या संदेश देंगी ऐसे रिश्तों को लेकर? देखिए, अगर आप शादी कर रहे हैं ना, तो आप उस रिश्ते को निभाइए, उसकी मतलब को समझ लीजिए, नहीं तो मत करिए। किसी को रिश्ते में रख के धोखा दें, उससे बेहतर है कि आप मत करिए, उसका स्टैंड मत लीजिए। जैसे कि जब एक पति पत्नी बच्चा पैदा करते हैं तो वो ये सोचते हैं, एक समझदार पति पत्नी हमेशा सोचेंगे गंभीरता से कि मैं इस बच्चे की ज़िंदगी को कैसे बनाऊंगा, इसकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही शादी होती है कि आप एक पत्नी ला रहे हैं, उससे शादी करें, एक लड़की को लेके आ रहे हैं, तो आप उसको कितना खुश रख सकते हैं, आप उसके साथ कितना खुश रह सकते हैं, दोनों ही बातें, वाइस वर्सा। अच्छा, कुछ लोग इस मामले को जैसे क्यूरियोसिटी लेकर लोग ट्राई करना चाहते हैं लोग, तो उनको क्या संदेश देंगी आप? क्या करना चाहिए उनको? तो ट्राई करिए ना। वार्निंग क्या है आपकी? नहीं, ऐसे लोग तो ड्रग्स भी ट्राई करते हैं, अल्कोहल भी ट्राई करते हैं। कहाँ ले जाता है वो अल्कोहल, उन्हें कहाँ ले जाती है ड्रग्स? मोमेंट्री प्लेजर मिलता है, उसके बाद क्या? शून्य, माइनस, शर्मिंदगी, तकलीफ। तो वाइफ स्वैपिंग भी करके देख लीजिए मोमेंट्री प्लेजर के लिए। उसके बाद में आप अपनी पत्नी से नजर नहीं मिला पाएंगे, अपनी पत्नी को नहीं देख पाएंगे। कैसे देखेंगे आपकी पत्नी किसी के साथ सो के आई है तो? और आप ही उसके करता धरता है तो कैसे देखेंगे? कैसे उसे बोलेंगे कि मैं तेरी क्या रक्षा की, मैं ही तुझे ले गया है मंडी में? बहुत गंभीर विषय है, लोगों को समझने की जरूरत है इस मुद्दे को। कहने को तो इससे बात नहीं करने की जरूरत थी, पर क्यों ना करें। कई लोग कहते हैं यार क्या किताब लिखी विनीता तुमने, कई ये भी बोल देते हैं यार ये क्या विषय मिला तुम्हें, तुमने इतनी स्टोरीज की हैं। जब तक हम दिखाएंगे नहीं, लोग जानेंगे कैसे? जैसे मैंने इंट्रो में ही स्टार्ट किया था कि एक सस्पेंस टॉपिक है, हमारा विषय है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, शायद ये देखकर लोग जानेंगे। जैसा कि मैंने अभी सवाल भी किया था, जो युवा हैं वो क्यूरियोसिटी के लिए ये सब ट्राई भी करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं कि क्या है, नई नई शादी हुई है, तो उनकी नई नई शादी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे आपने अपनी पत्नी को कहीं भेज दिया है, बात ही खत्म। कैसे भेज सकते हो? आपकी पत्नी आपको चीट कर रही हो, वो तो बर्दाश्त होता नहीं किसी हस्बैंड को।
नहीं होता है ना, तो ये तो पराकाष्ठा है, ये तो मतलब हद ही है। एक नॉर्मल हस्बैंड से पूछिए तुम अपनी बीवी को क्या स्वैप कर सकते हो, झगड़ा करने लगेगा वो। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेंडी समझ के इसमें जान, भाई ये ट्रेंड नहीं है, ये गंदगी है, रिश्ता खत्म होने की तैयारी है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें अब इस पे कि क्या लगता है, कुछ लोग फंस गए हैं, एंट्री कर ली है लोगों ने, सोच रहे थे चलो एंट्री करके देखें, अब एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लगता है अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या है एग्जिट करना चाहते हैं नहीं हो रही है, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे, तो आपको लगता है इसमें एक कानून बनना चाहिए? ये बात एक लॉयर ने मुझे फ़ोन किया था सुप्रीम कोर्ट से मेरी किताब आने के बाद में, कि हम चाहते हैं इसके ऊपर कानून बने, कुछ ऐसा स्टेप हो जो कि आगे बढ़े चीज़ें। तो मैंने उनको कहा देखिए मैंने किताब लिखी, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, बाकी आप लोग भी देखिए आपको क्या लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि एडल्ट्री है तो आप इस पर कानून तो क्या बनाएंगे, इसमें तो औरत और आदमी को खुद ही समझना होगा। किसी का नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा पर्सनल नुकसान है, क्योंकि दोनों म्यूचुअली जा रहे हैं ना, दोनों में से एक भी ऑब्जेक्ट करेगा ये काम होगा ही नहीं, कानून की क्या ज़रूरत है, कानून क्या करेगा इसमें, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जा रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ कर रहे हैं तो कानून आपको रोकेगा कि मत करो। मैं आपको बताती हूँ स्टोरी को करते हुए, अलवर हम एक गए तो हमें अलवर में एक होटल लेना था रुकने के लिए, स्टोरी के लिए, सरिस्का की तरफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके पास में, वहीं पे एक होटल में हम गए। हमने कहा अलवर शहर में कि भाई हमें रूम लेना है, तो बोले कि क्योंकि मेरी टीम में 2 लड़के थे 2 लड़की, कि नहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ ऑपरेशन लैला मजनू चल रहा है, तो लड़का लड़की साथ नहीं रुक सकते। हमने कहा साथ तो कोई रुकने, 2 एक में रूम में 2 लड़के रुकेंगे, एक में 2 लड़कियाँ रुकेंगी। तो बोले नहीं, हमारे पास आई कार्ड थे, सब कुछ था, तो बोले नहीं ऑपरेशन लैला मजनू के तहत आप नहीं रुक सकते। अब यहीं पर ये कह दिया जाता कि भाई हम शादीशुदा हैं, अच्छा, तो आपको रुकना अलाउड हो जाता, क्योंकि कानून इजाज़त दे रहा है। ये कहाँ लेकर जाते हैं ये हस्बैंड? खैर अब तो सिंगल में भी जरूरत है, वैसे तो ये होटल्स या कोई फ्लैट्स नहीं, जरूरी नहीं होटल्स ले जाएं, ये घरों में आराम से करते हैं, दे आर मोस्ट सेफ देयर। घर से ज़्यादा सुरक्षित कहाँ होगा, घर से ज़्यादा सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब म्यूचुअल हो रहा है, म्यूचुअल है। घर वाले सोच रहे ये मेरे बच्चों के दोस्त आए हुए हैं, कपल, हस्बैंड के सामने किसी और शख्स ने एंट्री करी। पहले तो लोग प्रेम को लेकर कितने कितने बातें करते थे कि मेरी वाइफ को कोई देख ना ले। एक गाना भी था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी शीशा भी अगर तुझे नज़र लगा दे तो तोड़ दूँ, कुछ ऐसा गाना है। तो अब आजकल की जो सोच है वो बदलती हुई नज़र आ रही है हस्बैंड की, कि मुझे आज़ाद होना है, इसलिए मुझे तुझे दलदल में डालना है, मतलब वाइफ को दलदल में डालना है क्योंकि मुझे आज़ाद होना है। मुझे एक मौका मिल जाए कहने का कि कल को अगर आप मुझ पर उंगली उठाएं तो मैं ये कह दूं कि आप भी तो किसी के साथ सो चुकी हैं। ये मच पॉसिबल है, ये मच पॉसिबल है। ये जो आप कह रही हैं ये इस परिस्थिति पर लागू होता है। सबसे बड़ा पॉइंट मुझे यही लगता है इस तरह का करने का, शायद हस्बैंड का, ये जो वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ना कि जैसा आपने जिक्र किया कि एक 40 साल की उम्र का आदमी था और वो कह रहा था कि मेरी वाइफ खुश है तो मुझे खुश होते हुए दिख रहा है, अच्छा लगता है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, वो तो कुछ कर नहीं रहा था ना, खुद देख ही रहा था। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको और अपॉर्चुनिटी मिलनी, उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो तो वैसे भी 60 साल के आसपास हो रहा था। लेकिन फिर भी, और आजकल उसको अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, ये साइकोलॉजिकली बीमार लोग हैं। कुछ लोग इसमें ये भी होते हैं ना कि जैसे मेरी वाइफ ये कर रही है तो मुझे भी और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि मैं कल को अगर मेरी वाइफ उंगली उठाएगी तो मैं ये बोल सकता हूँ। ये लोग वो नहीं है, ये लोग एक टीम बनाते हैं, पति पत्नी हो गए आपस में, पत्नी तैयार नहीं है लेकिन पति उसे टीम की तरह शामिल करेगा। क्यों आखिर तैयार नहीं है, फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाना चाहता, वो अच्छे घर की औरत के पास जाना चाहेगा। दूसरा भी तो अपनी पत्नी को लाया है। वो प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाना चाहता, अच्छे घर की औरत के पास जाना चाहता, इसीलिए वो अपनी वाइफ को पहले आगे कर रहा है ताकि मैं ये काम कर सकूं, ताकि मुझ पे लोग उंगली ना उठाएं। पहले मैं सबूत इकट्ठा कर लूं कि तुमने क्या किया, फिर मैं इस नहीं, मतलब ये सोच नहीं होगी उसकी कि सबूत इकट्ठा कर लूं। उसकी सोच ये है कि क्योंकि जिन केसेस में मैं मिली उनके आधार पे बता रही हूँ कि भाई मेरी पत्नी जाएगी, दूसरा भी खानदानी है, मैं भी खानदानी हूँ, आपस में परिवार के लोग मिल रहे हैं, मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसा बंदा नहीं सो रहा है जो कि गंदा आदमी है, बुरा आदमी है, अच्छे घर का आदमी है। मतलब ये इनकी दलीलें हैं। आप हैरान होंगे, आप अपनी सोच से इनकी सोच को कंपेयर नहीं कर सकते कि आप क्या सोच रही हैं और वो वही सोचते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लोग बिल्कुल अलग सोचते हैं, ये बिल्कुल अलग सोचते हैं। सोचिए, वो कहते हैं नॉनवेज खाने वालों के साथ स्वैप नहीं करेंगे। आप सोच रही हैं, मतलब कोई कंपैरिजन है कहीं सोच का, आपस में कंपटीशन है? नहीं।
अलग ही लेवल के लोग हैं। इसमें इस मामले में क्या ब्लैकमेलिंग भी होती है? नहीं, ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया। ठीक है, मतलब इस मामले के बाद फिर कहीं ना कहीं रिश्ते टूटते हुए नजर आए? टूटते हुए ही होते हैं और क्या होते हैं ये लोग तो। क्राइम बढ़ा? नहीं, मैंने क्राइम के जरिए नहीं, ये तो आंकड़े वाइफ स्वैपिंग के ऊपर कोई है नहीं, कभी रिपोर्ट नहीं हुए ना इस तरह की चीज़ों को लेके। एक बाराबंकी का केस मुझे किसी एक, जैसे आप इंटरव्यू कर रही हैं, उन्होंने बताया कि मेरी किताब पढ़ने के बाद वो स्टडी करे थे, उन्हें पता चला कि बाराबंकी में एक आदमी ने अपनी पत्नी को दूसरे के साथ में स्वैप किया। पत्नी ने वो उस पति को पसंद कर लिया दूसरे को, और वो वहीं रहने लगी, वो वापस ही नहीं आ रही। फिर वो पति ने पंचायत बैठाई, पुलिस बुलाई, सब किया, पति नहीं वापस ना आए, उसको वो पसंद आ गया। तो कोई भी परिस्थिति में कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल किसी लॉजिक पे नहीं चलते, जो उनको जो दिल करता है वो करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी जो स्टोरी है, आपने बुक लॉन्च करी वाइफ स्वैपिंग के बाद, उसके बाद और केस बढ़े होंगे पढ़ने के बाद? ऐसा लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी किताब तो लोग और बता रही है वाइफ स्वैपिंग क्या है, तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। रीज़न इसके पीछे ये है कि लोगों की बल्कि आंखें खुल रही है, जो कर रहे हैं उनको भी पता लग रहा है कि इसके ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी पता चल रहा है कि ये चीज़ हो रही है, तो इससे बच के कैसे रहना है। लेकिन विनीता जी, अभी भी आपने वो बात नहीं बताई, वो जो एक सस्पेंस वाली बात अभी भी है। जैसे आपने कहा, ये तो मैं पहचान सकती हूँ कि यहाँ वाइफ स्वैपिंग हो रही है और कोई नहीं जान सकता। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगल बगल के घर वाले जो रह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग भी रह रहे हैं, और उन्हीं के बीच कोई ऐसा फैमिली भी रह रही है, उनको कैसे जज किया जाए? ये कुछ टिप दीजिए ना। देखिए, ठीक है, तो टिप हमारे दर्शकों को भी अगर आपको लग रहा है टिप चाहिए, तो टिप में यही है कि भाई आप किसी को फिर ऐसा ना हो ना शक के नजरिए से, मैंने टिप दी, आपको वो चीज सिमिलर लगने लगी, पता लगा अच्छे भले मानस पति पत्नी आ रहे हैं मिलने, वो दोस्त है और वो उनके ऊपर भी वाइफ स्वैपिंग सोचने लगे, तो बड़ा कलेश हो जाएगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और वो वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं। हाँ। हर हस्बैंड वाइफ स्वैपिंग नहीं करते भाई, प्रेम भी होता है। मैंने जरूर कहा इंट्रो में कि शादी अब प्यार का है या समझौते का रिश्ता है। जरूरी नहीं है कि समझौते का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता भी अभी कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो बिल्कुल भी जज मत करिएगा अच्छे कपल को। जी विनीता जी। जी नहीं, बिल्कुल सच बात है ये। आप अच्छे कपल और बुरे कपल कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं है जाने का। और चले भी गए तो समाज को ये ठेका नहीं है, एडल्ट्री है भाई, वो कुछ नहीं कर सकते। जो बात है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ को लेकर की है, वो खुद समझे सिचुएशन को। ठीक है, अब हमारे ये पॉडकास्ट का विराम लेने का समय आ गया है। विनीता जी, क्या हमारे दर्शकों को एक लाइन में कुछ सजेशन देना चाहेंगी? क्योंकि आप पर भी आरोप उठ रहे थे कि आपने ये एक स्टोरी लाई है जो वाइफ स्वैपिंग की, तो इसके बाद शायद और बढ़ रही हैं, कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? ऐसा लोगों को लग सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि जब मैंने 20 साल पहले ये स्टोरी की थी, तो समाज के ही सच्चाई को सामने लेके आई थी मैं। और आज की तारीख में जब मैंने स्टोरी पर किताब लिखी है, तो मैं खुद हैरान हूँ कि वाइफ स्वैपिंग पर फेसबुक के पे ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर बने हुए हैं, इस तरह से खुले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग स्वैपिंग कर रहे हैं। और मतलब आप ये समझिए कि इसमें मेरी किताब का तो कोई योगदान नहीं, पिछले 20 साल में इतनी तेज़ी से बढ़ी है। ये किताब सिर्फ आपको जागरूक कर रही है कि रिश्तों को बचाइए, अपनी पत्नी की कीमत समझिए, अपने रिश्ते में खूबसूरती लाइए। बिल्कुल, अपने रिश्ते को बचाइए, अपने रिश्तों की खूबसूरती को समझिए, क्योंकि एक बार एंट्री हो जाती है अगर ऐसे दलदल में, तो एग्ज़िट करना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल हालांकि रिश्ते जो हैं वो ज़रूर बदल रहे हैं। अगर आपको ये जो सब्जेक्ट मैं लेकर आई हूँ मीनिंगफुल लगे, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ सच जो होते हैं वो छिपाए नहीं जाते, दिखाए ज़रूर जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, आपका भी। अब इस पॉडकास्ट में मुझे भी दीजिए इजाज़त, और आप लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।